नमस्कार। मैं मैथिली शरण गुप्त, चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर एवं अपराध मुक्तिकरण संस्था। We are committed to transform the face and fate of our country. आज हमें विचार करना होगा कि ऐसे क्या कारण हैं कि हमारे नेताओं को, हमारे राजतंत्र को 1861 का पुलिस एक्ट, जो कि ब्रिटिश की सोच में एक म्यूटनी के जस्ट बाद उससे निर्मित परिस्थितियों को और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए लाए गए पुलिस एक्ट, जो कि 1857 से 4 साल बाद 1861 में लाया गया, और इस पुलिस एक्ट ने लगभग 86 वर्ष अंग्रेजों की सत्ता को संभालने में एक अभूतपूर्व योगदान दिया। क्या वजह है ऐसा पुलिस एक्ट हमारे राजतंत्र को, हमारे राजनेताओं को उतना ही भा रहा है? इस पर विचारण हमें करना ही होगा। आओ सोचते हैं कि हमें 1861 का पुलिस एक्ट क्यों भाता है। क्योंकि इस पुलिस एक्ट के माध्यम से निर्मित पुलिस तंत्र के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को चलाने में बखूबी रोल निभाया। क्या हमारा आज का राजतंत्र मात्र स्किन के कलर को बदलना है? क्या व्हाइट को ब्राउन में रिप्लेस किया है? या हमारी सोच, हमारी कर्मठता, हमारा तौर तरीका जनहित में है? क्या वजह है कि जिस पुलिस एक्ट में संघीय व असंघीय के 2 कैटेगरी सिर्फ इसलिए बनाई गई थी जिससे कि पुलिसिंग पर खर्च ना हो, मात्र इस उद्देश्य से बनाए गए संघीय व असंघीय, कॉग्निजेबल एवं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो मतभेद है, उस मतभेद को, उस अंतर को बनाया गया था। यह अंतर क्यों जारी होना चाहिए? क्यों यथावत रहना चाहिए? हमें अपराधों के आंकड़ों पर क्यों केंद्रित होना चाहिए? यदि हम आंकड़ों की बात करेंगे तो पुलिस आंकड़ों को नियंत्रित करने की बात करेगी। हमें आंकड़ों को नियंत्रित नहीं करना है, हमें अपराध को नियंत्रित करना है। यदि हम अपराध को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि अपराधों का पंजीयन हो। तो ये विचारण हमें करना ही होगा कि क्या हमने ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे कि अपराधों का स्वतंत्र पंजीयन हो। हम अपराध के स्वतंत्र पंजीयन के नाम से घबरा जाते हैं। आप ये देखिए, पिछले वर्ष 30 अगस्त 2019 को गृह मंत्रालय के द्वारा एक वेबसाइट का निर्माण किया गया और जनता को सुपुर्द किया गया, जिसके माध्यम से व्यक्ति उनके विरुद्ध घटित साइबर अपराध को रिपोर्ट कर सकते थे। पहले सवाल उठता है कि कितने लोगों को इस वेबसाइट का ज्ञान है। इस वेबसाइट का सीमित ज्ञान होने के बावजूद भी 2 लाख लोगों ने स्क्रीनशॉट उनके साथ घटित घटना का पूरा विवरण देते हुए एफआईआर दर्ज की, मतलब रिपोर्ट दर्ज की, और 2 लाख से अधिक प्रकरणों की रिपोर्ट होने के बावजूद भी 2.5% से भी कम एफआईआर दर्ज हुई। सोचने का विषय यह है कि 97.5% प्रकरणों में संबंधित पुलिस अधिकारियों को, संबंधित राज्यों को एफआईआर की जानकारी मिलने के बाद, कंप्लेंट की रिपोर्ट मिलने के बाद क्या वजह है कि उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया।
क्या वजह है? क्या इसमें कोई संवैधानिक अनिवार्यता है? तो यहाँ आप सभी को विदित है कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी प्रकरण में एक जजमेंट हुआ था और उस पर लगातार 4-5 बार सुनवाई करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस बात को बार बार दोहराया गया कि यदि रिपोर्ट में जो विवरण है उससे किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की जानकारी मिलती है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही होगी। कुछ सीमित प्रकरणों में यदि कंटेंट से संज्ञेय अपराध की घटित हुआ या नहीं घटित हुआ या उसके बारे में कोई संदेह है तो पुलिस एक नियत समय में उसे जांच से यह स्थापित करना है कि संज्ञेय अपराध हुआ अथवा नहीं। तो यदि हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को बारीकी से समझने की कोशिश करें तो इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि आपको इवन जहां पे ऐसा भी लग रहा है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ कि नहीं हुआ, उन प्रकरणों में भी आपको जो समय दिया जा रहा है वो इस जांच के लिए है कि क्या अपराध हुआ अथवा नहीं। जांच के दौरान विवेचना जो है उस अपराध की नहीं की जाएगी, जांच इस बात की जाएगी कि संज्ञेय अपराध हुआ कि नहीं। और जैसे ही इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि संज्ञेय अपराध हुआ है तो पुलिस तंत्र को एफआईआर दर्ज करना ही होगी। इसके बावजूद राज्यों की पूरी जानकारी में होने के बावजूद भी पुलिस तंत्र के द्वारा मात्र 2.5% केसेस में ही एफआईआर दर्ज की। 97.5% केसेस में इन जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों के द्वारा क्या कारण है कि एफआईआर दर्ज नहीं की? क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी जो है क्या पुलिस तंत्र एफआईआर दर्ज ना करने के लिए स्वतंत्र है? क्या हमें और क्या विकल्प अवेलेबल है? तो यदि हम कानून को थोड़ा सा बारीकी से देखने की कोशिश करें तो भारत की जनता का और भारत का हर नागरिक एक पुलिस अधिकारी है। हम पुलिस अधिकारियों ने आम जनता को ये दो मुख्य सेक्शन से ठीक ढंग से कभी भी अवगत कराने की कोशिश नहीं की और संभवतः इसमें हमारा स्वार्थ ये रहा है कि यदि इन सेक्शंस की जानकारी जनता को हो जाएगी तो जनता ज्यादा अधिकार के साथ एफआईआर दर्ज कराने के लिए इंसिस्ट कर सकेगी। तो हम सेक्शन 39 सीआरपीसी के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि यदि कुछ धाराओं के जो अपराध है जिसमें अधिकांश अपराध जो है समाहित हैं, तो अपराध करने का जो इंटेंशन है यदि वो आपको ज्ञात हो जाता है तो इसे भी रिपोर्ट करने के लिए, इंटेंशन, क्राइम कमिट नहीं हुआ है, इंटेंशन टू कमिट क्राइम इज नीड टू बी रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 39 सीआरपीसी। और इस एक्ट के तहत यदि जो है ना, इस सेक्शन के तहत यदि आप ये अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं करते हैं तो आपको जो है ना इस बात के लिए दंडित किया जा सकता है। और इसमें प्रूफ ऑफ इनोसेंस कि आप निर्दोष हैं, आपने जो है ना कोई जानबूझ के गलती नहीं की है, इस बात को स्थापित आपको करना पड़ेगा। तो फिर जो है इसका मतलब है कि यदि मेरा जो है कानूनी दायित्व है कि मुझे कहीं क्राइम के इंटेंशन का भी पता पड़े तो मैं उसकी रिपोर्ट करूं, तो थाना प्रभारी का ये कैसे विवेकाधिकार हो सकता है कि साहब हम एफआईआर दर्ज ना करें, और वो भी एपेक्स कोर्ट के आदेश के बाद? क्या कोई भी राज्य सरकार उसकी जानकारी में होने के बावजूद भी 97.5% केसेस में अपराध के संज्ञान न लेने पर भी
ऐसे पुलिस अधिकारियों को, ऐसे सुपरवाइजरी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या यह पुलिस तंत्र और राज्य सरकार की सांठगांठ और मिलीभगत को नहीं दर्शाता है? मेरा सोचना ये है कि हर सरकार का जो सार्वभौमिक, जो सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सुरक्षा प्रदान करने की है। डेवलपमेंट करना, बाकी काम करना एक किसी भी सरकार की सार्वभौमिक या सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसकी सार्वभौमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको देश के अंदर और देश के बाहर से कोई भी खतरा आ रहा है आपकी सुरक्षा को, तो उसको जो है वो उसकी वो करे, उसको उसका निर्वहन करे और अपने नागरिकों को सुरक्षित करे। फिर आप भटक रहे हैं, सीनियर ऑफिसर भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप राजनेताओं के पास जा रहे हैं, वो भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो आपके पास क्या विकल्प है? क्या आप एक असहाय व्यक्ति के बतौर बने रहें, जो कुछ हो रहा है उसे झेलें, या कुछ बेहतर विकल्प आपके साथ अवेलेबल है? डॉक्टर आंबेडकर और बाकी संविधान निर्माता समिति के द्वारा एक एक आर्टिकल के ऊपर बहुत विस्तार से जो है विचारण किया गया और एक बहुत ही अद्भुत जो है संविधान पैदा किया गया है। इस संविधान को यदि हम सही ढंग से लागू करें तो इसमें सभी व्यवस्थाएं निहित हैं। संविधान के निर्माताओं को इस बात का अच्छी तरीके से ज्ञान था कि कुछ राज्य सरकारें, कुछ सरकारें जरूर जो है अपनी व्यक्तिगत हितों, अपने राजनीतिक हितों को देश के हितों से ऊपर रखेंगे और ऐसे हालात पैदा होंगे जबकि संवैधानिक मशीनरी जो है जैसा अपेक्षित है उस तरीके से काम नहीं करेगी। तो क्या आम जनता के अपराध ना लिखना संवैधानिक तंत्र का फेल होने का प्रमाण नहीं है? मेरे ख्याल से यह एक प्रमाण है और केंद्र शासन को चाहिए इन 2 लाख में से उसका राज्यवार जो है विश्लेषण करें और जिन राज्यों में ने ये नहीं किया है उनके पुलिस अधिकारियों को, उनकी राज्य सरकारों को नोटिस दें और उस पर विचारण करने के बाद जहां जहां आवश्यक हो 356 के तहत उन सरकारों को जो है ध्वस्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए। यदि हम इन राज्य सरकारों को बर्खास्त करेंगे तो यह इस तरीके का जनहित में जनताओं के द्वारा की गई जो जायज रिपोर्ट है, जिसकी सुनवाई, जिसमें राहत जो है उनका देना जो है करना उनका सार्वभौमिक दायित्व है, सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी को यदि निर्वहन करने से कोई राज्य सरकार यदि अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है, उसके स्वार्थ, उसके जो है ना आंकड़े, उसका जो है जाति समीकरण, उसका जो है राजनीतिक समीकरण, ये सब यदि आड़े आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से संविधान के निर्माताओं ने इसके लिए उचित व्यवस्था की हुई है। मैं चाहूंगा कि इस पे एक राष्ट्रीय डिबेट हो, राष्ट्रीय जो है बहस हो और इस बहस में ये बात पे चर्चा होना चाहिए कि क्या अपराध के पंजीयन इतने थोक के मात्रा में ना किए जाना संवैधानिक मशीनरी और तंत्र की मशीनरी और जो है संवैधानिक तंत्र के फेलुअर का प्रमाण मानना कहाँ तक उचित है और क्यों उचित नहीं है, और यदि उचित है तो हमें जो है उसमें कार्रवाई करना ही चाहिए। यदि हम 1 या 2 राज्य सरकारों को भी उनकी संवैधानिक, उनकी जो है सार्वभौमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ना करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलुअर मानते हुए यदि हम उन्हें बर्खास्त कर देंगे तो भविष्य में अन्य राज्य सरकारें ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगी। केंद्र को एंट्री टू लिस्ट 2 के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है कि साहब ये तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और संवैधानिक जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी का वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है।
इसी के लिए 356 बनाया गया है। समय आ गया है कि हम 356 के लिए एक कमेटी बनाएं जो लगातार ऐसी राज्यों को खोजे जहां पर की संवैधानिक मशीनरी ठीक ढंग से नहीं चल रही है। एक बीपीआरएनडी में ही एक अन्य प्रोजेक्ट, एक दूसरा नेशनल पुलिस मिशन पर भी कार्रवाई चल रही है, जिसमें यह देखा गया है कि केंद्रीय पुलिस बलों के द्वारा बांग्लादेश बॉर्डर पर जहां पर अपराधियों के साथ मवेशी की जो स्मगलिंग हो रही है उसे रंगे हाथ पकड़ा गया है और माल और मुलजिम को डीओ लेटर के साथ पुलिस को सौंपा गया है, किन नियमों के तहत उनका संज्ञान नहीं लिया गया? क्या ऐसे अनर्गल इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करने की का जो है कानूनी हक उन्हें प्राप्त है? यदि कानूनी हक उन्हें प्राप्त नहीं है तो क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को इस बात के लिए बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? ममता जी स्वयं इस बारे में विचारण करें कि क्यों उनके राज्य में उनके पुलिस अधिकारी केंद्रीय राज्य बलों के द्वारा, केंद्रीय पुलिस बलों के द्वारा माल और मुलजिम दोनों देने के बाद और एक अधिकृत अधिकारियों ने पकड़ के उसको दिया है, फिर क्या वजह है कि केवल 7% केसेस में ही एफआईआर लिखी गई? 93% केसेस में एफआईआर नहीं लिखी गई। अब सवाल ये उठता है कि 93% केसेस में जिसमें एफआईआर नहीं लिखी गई है, क्या उनको रफा दफा कैसे किया गया? क्या पुलिस बल ने उनसे पैसे लिए हैं? क्या पुलिस बल ने उनको जो है ना कैसे रफा दफा किया? सिंपल जो है ना आंख बंद करके उनको छोड़ दिया है, या इसके पीछे और कोई बड़ा लंबा षड्यंत्र है, कोई बड़े पैसों का खेल है? क्या है ये? हमें लगता है कि उस पर हमको विचारण करना चाहिए। मैं केंद्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि वो एक कानूनी समिति बनाए जो इसको बारीकी से देखे कि आम जनता को सिक्योरिटी और सेफ्टी, जो कि राज्य सरकारों की एंट्री 2 के तहत और अदरवाइज भी सार्वभौमिक एंड सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका हर राज्य सरकार ठीक ढंग से वहन करे, ठीक ढंग से पालन करे, और जैसे ही वो अपने कर्तव्य के पालन में फेल होती है तो उसे हम डिसमिस करें आर्टिकल 356 के तहत। यदि हम ऐसा एक राज्य में भी कर देंगे तो अन्य राज्यों में भय व्याप्त होगा, और जो पुलिस तंत्र है, ब्यूरोक्रेसी है, और जो सरकारों की जो आपसी सांठगांठ है, उस सांठगांठ को करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। ये कितनी बुरी बात है। और अब देखिए साइबर क्राइम के बारे में, ये वो है जो कि रिकॉर्ड किए गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसको करने के लिए करने वाला जो है अपना जाल बड़े लंबे क्षेत्र में फैलाता है। वो मछलियों को पकड़ने जैसा है, जैसे मछली को पकड़ने वाला जो मछेरा है, मछुआरा है, वो अपने जाल को बहुत बड़े एरिया में फैलाता है, तब उसको कुछ मछली पकड़ में आती है। क्या जाल को फेंकना आईटी एक्ट के तहत, आईपीसी के तहत अपराध नहीं है? यदि अटेम्प्ट ये अपराध है तो इसका मतलब है हर साइबर क्रिमिनल हजारों की संख्या में प्रतिदिन अपराध कर रहा है। कैसी विडंबना है कि हमने ऐसा पुलिस तंत्र पैदा किया है कि ना वो संज्ञान लेता है, ना वो विवेचना करता है, ना उसको अपराधियों को पकड़ता है। हमने ऐसा कैसा निकम्मा तंत्र पैदा किया है? और राज्य सरकारें ऐसे निकम्मे तंत्र को क्यों नजरअंदाज कर रही हैं? उन्हें ये तंत्र क्यों रास आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये उनके जो है हितों को साध रहा है। जनता को ये समय आ गया है कि जनता उठे और ये मांग करे कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दिस इज ए फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट कभी भी पूरा नहीं होगा जब उसके विरुद्ध यदि कोई अपराध हुआ और उसका अपराध का पंजीयन भी यदि तंत्र नहीं करता है तो उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ, क्योंकि देयर कुड बी नो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट देयर ए गारंटी ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 21 के तहत कहा कि साहब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी डज नॉट मीन
एग्जिस्टेंस लाइक एन एनिमल। तो ये बहुत ही अच्छा विवेचन था, और इस विवेचन के माध्यम से आपको राइट टू एजुकेशन दिया गया, राइट टू एनवायरनमेंट दिया गया, राइट टू हेल्थ दिया गया, राइट टू फूड दिया गया। लेकिन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो उसका दूसरा हिस्सा है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं उच्चतम न्यायालय से निवेदन करता हूं कि मेरे इस वीडियो को एक PIL मान के इस पे वो जजमेंट दे, और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को जो है ना एक्सटेंड करते हुए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को जो है उसका फंडामेंटल राइट घोषित किया जाए। अपराधों के पंजीयन ना होने पर ऐसे पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो, और ऐसी राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए भी माननीय उच्चतम न्यायालय निर्देश जारी करेगा, तो जनता को राहत प्राप्त होगी। मैं आम जनता से कहना चाहता हूं कि मैं अपराध मुक्त भारत पर काम कर रहा हूं। इसमें 5 जो है सर्टेनिटीज आम जनता को दी जा रही है, और मुझे लगता है कि उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। पहली सर्टेनिटी है, बिना थाना जाए, क्योंकि थाने में तो FIR दर्ज होना नहीं है, तो बिना थाने जाए अपराधों का पंजीयन, उनकी प्राथमिकी दर्ज हो, वो भी लीगली एक्सेप्टेबल FIR। वो ईमेल से भेज दिया, इट इज नॉट इन्फॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर, इट इज ए फुल्ली प्रॉपर लीगली एक्सेप्टेबल FIR। व्हाट इज द लीगल एक्सेप्टेबल FIR? कि उसमें FIR का कंटेंट हो, उसमें सेक्शन लगे हो, उसमें कंप्लेनेंट के सिग्नेचर हो, और उसमें SHO के सिग्नेचर हो। और यदि SHO अपना सिग्नेचर नहीं करता है तो 143 के तहत SP के सिग्नेचर हो, और यदि SP भी नहीं करता है तो 156(3) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट है रेड विथ सेक्शन 190 CRPC, उसके हस्ताक्षर होने पर भी FIR की मंशा पूरी हो जाती है। और कुछ विशेष प्रकरणों में यदि आवश्यकता पड़ती है तो हमें जो है हाई कोर्ट का जो पावर है सेक्शन 482 के तहत, उसका उपयोग करते हुए हमें आम जनता की FIR लिखी जाए, इसकी सर्टेनिटी देना पड़ेगी। हमारा ये प्रोजेक्ट जहां एक तरफ जो है बिना थाने जाए अपराध पंजीयन की सर्टेनिटी दे रहा है, वहीं जो है साथ में वो इस बात की भी सर्टेनिटी दे रहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस हक का दुरुपयोग करते हुए झूठी एग्जैजरेटेड रिपोर्ट करता है तो उसके विरुद्ध भी सर्टेनिटी के साथ 182-211 में कार्रवाई होगी। और ये पुलिस तंत्र की मदद करेंगे 182-211 के लिए, क्योंकि पुलिस तंत्र तो न्याय नहीं करेगा, तो पुलिस तंत्र को न्याय करने के लिए बाध्य करने के कुछ ना कुछ नट एंड बोल्ट्स बनाना होंगे। सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर और पॉलिटिशियंस तो उसमें मिल गए हैं, तो हमें जो है क्राइम फ्री भारत में ही वो मॉड्यूल करना पड़ेंगे कि जहां ही लोग अपने कर्तव्य के निर्वहन को ठीक ढंग से नहीं करेंगे, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल में, परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट किया जाए, और उसकी रिपोर्ट बना के डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी भेजी जाए। जब सर्टेनिटी के साथ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे तो ऐसे पुलिस अधिकारियों के ऐसा जो है ना अपराध पंजीयन करने की कभी भी जरूरत नहीं होगी। अब ये दूसरी सर्टेनिटी दे रहा है कि एकदम आम दर्जे के पुलिस अधिकारी को डीवर्डन किया जाए, डी स्ट्रेस कैसे किया जाए, नॉन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उससे हटा के कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो फोकस करे। लॉ एंड ऑर्डर को 2 अलग अलग पार्ट में जो है ना डिवाइड करके लॉ एंड ऑर्डर को भी जो है ना कहीं जो है ना वो करके, जिससे कि यदि हम अपराधों पर ठीक नियंत्रण करेंगे तो जो अपराधी हैं वही जो है वायलेंट लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो संवैधानिक राइट के साथ कोई डेमोन्स्ट्रेशन करे तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन जनरली ऐसे मौकों को जो है राजनेता और आपराधिक तत्व मिलजुल के जो है तोड़ फोड़ और उसमें जो है यूज करते हैं। क्या ये जो है हक होना चाहिए? ओवैसी और बाकी लोग जो है जो कि अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, उनका जो दिल में आता है उल्टा सीधा कहता है। बड़े बड़े जो है शिक्षा के केंद्र, वो जो है ना होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, ये क्या टुकड़े टुकड़े वाली बातें करते हैं? क्या हमारी टेक्नोलॉजी ऐसे अटरेंस जो कि संवैधानिक लक्ष्मण रेखा के को क्रॉस कर रहे हैं, उनके कॉग्निजेंस और एविडेंस के साथ प्राथमिकी दर्ज करके यदि हम इनको जेल के अंदर करेंगे तो चाहे वो ओवैसी हो या जोशी हो, वो कोई भी इनकी जरूरत नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारा जो तंत्र है वो इतना बेकार हो गया है, उसमें साहस नहीं रह गया है, वो हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखता है। इस कारण से जो है ना इन लोगों को ऐसा करने की और बार बार करने की हिम्मत हो रही है।
चाहे जो है वो कश्मीर का केस हो, चाहे वहाँ का केस हो, चाहे फारूकी जी का केस हो, चाहे अब्दुल्ला जी का हो, कोई भी हो, सभी जो है एक जैसे ही, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन इनको आरोप लगाने की बजाय मैं इसमें इस स्थिति के लिए हम अपने पुलिस तंत्र को, अपनी ब्यूरोक्रेसी को और अपनी सरकारों को दोषी मानूंगा। आज के टेक्नोलॉजी में इतना सारा जो है ना एनालिटिक्स आ गया है कि हमें अपने पुलिस अधिकारी जो अपना विवेक का यूज करना ही नहीं चाहते, हम उनके विवेक को यूज करने के बजाय टेक्नोलॉजी का यूज करके फिर उस एनालिसिस के साथ उनके पास जाएं और फिर वो अपने ढंग से विवेक का ठीक ढंग से उपयोग ना करें तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी जो ना तलवार उनके ऊपर लटका देंगे। तो जो है विवेक का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग होगा, वही पुलिस अधिकारी अपने विवेक का अच्छे ढंग से उपयोग करेंगे। लेकिन समस्या तब आती है जब हम सिलेक्टिवली अपने विवेक का यूज करना चाहते हैं। जहां हमें अपना हित दिख रहा है वहां पे तो हम उसको करना चाहते हैं, जहां हमें अपना हित नहीं दिख रहा है हम उसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। ये ऐसी प्रक्रिया नहीं चलेगी, इसको तो हमें कहीं ना कहीं बदलना ही होगा, कहीं ना कहीं करना ही होगा, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्राइम फ्री भारत स्थापित नहीं कर पाएंगे। पुलिस वाले की भी विडंबना देखिए कि वो जो है डंडा चलाने के लिए आया था, उसको क्या मालूम कि उसको जो है ना बड़े बड़े भारी भरकम ऑफेंसेस से डील करना पड़ेगा। रोज नए नए जो है ना दिमाग से साइबर क्राइम हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, करप्शन के केसेस हो रहे हैं, जिसमें पूरा तंत्र ही समाहित हो गया है। उनका संज्ञान लेने का भी साहस नहीं है, उनकी विवेचना करने का जो है ना उसकी क्षमता नहीं है। तो आओ हम पुलिस तंत्र को जो है ना इस भार से मुक्त करें और न केवल जो है बिना थाने जाए अपराध का पंजीयन की बात करें, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि ऑन स्पॉट्स स्टेट ऑफ आर्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो हमने ऐप बनाया है वो उसको काफी मदद जो है ना करेगा और उसके माध्यम से वो घटना वारदात से, अपराध के मौके से उन साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा जो आज जो है ना वो सोच भी नहीं पा रहा है। उसको पास ग्रिड फोटोग्राफी होगी, ग्रिड में जो है ना वो माइक्रो ग्रिड में जाके यदि फोटोग्राफी होगी, एक एक आर्टिकल की पहचान हो सकेगी, उसमें यदि जो साक्ष्य हैं उनसे कोई पैटर्न बन रहा है तो हम क्राइम का रिक्रिएशन कर पाएंगे। हिस्टोरिकल डाटा से पूरा जो है ना एनालाइज करके इन्वेस्टिगेशन लीड उसको दी जाएगी, उसको रॉ डाटा नहीं दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन लीड दी जाएगी और वो इन्वेस्टिगेशन लीड जो है ना चालान के साथ भी पेश की जाएगी। और वो लीड कैसे पहुंचे, यदि इसके विवेचन की जरूरत है तो सिस्टम एक्सपर्ट से कोर्ट में प्रूव करेंगे। बहुत सारा जो है एविडेंस, सीसीटीवी, आईओटी डिवाइसेस, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिजर्वेशंस, मूवमेंट, तो अल्टीमेटली जो है हर अपराध की परिणति उसके मूवमेंट में, उसके फाइनेंसिस में और उसके वार्तालाप में होती है। यदि हम इन तीनों को इंटीग्रेट करके और इसको यदि हम एनलार्ज कर देंगे तो यदि एक व्यक्ति ने 1000 अपराध किए हैं तो वो 1000 अपराध भी जो है आसानी से डिटेक्ट हो सकेंगे। इवन उन अपराधों को भी डिटेक्शन संभव होगा जिनका पंजीयन भी नहीं हुआ है। ये बात हम कभी विस्तार से आपको बताएंगे वो कैसे संभव है। वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली गई है जहां हम ऐसे अपराधों की भी पहचान कर पाएंगे जो कि पुलिस ने पंजीयन भी नहीं किया गया है या किसी कारण से फरियादी ने उसकी रिपोर्ट ही नहीं की है, क्योंकि उसे वर्तमान तंत्र में कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो उसे लगता है कि क्या फायदा है, क्यों जाके अपनी बेइज्जती कराई जाए। तो कारण जो भी हो, ये तंत्र जो है, ये जो व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, उसे सीन ऑफ क्राइम से स्टेट ऑफ आर्ट एविडेंस कलेक्शन में मदद करेगा। हिस्टोरिकल डाटा से ऐसे क्रिमिनल जो कि इस अपराध को करने की संभावना है, वो बहुत सारे एनालिटिक्स से उनको निकाल के उनको फोटोग्राफ भी जो है ना पुश करेगा। यदि वो पहचान लिए जाते हैं तो अपराध का डिटेक्शन हो गया। यदि वो नए अपराधी हैं तो डिजिटल पोर्ट्रेट वहीं उसी ऐप के माध्यम से बनाया जा सकेगा, जिसको बनाने में मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे। फिर जो है एविडेंस जहां कहीं भी हो, स्थित हो, चाहे वो जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो, चाहे वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिकॉर्ड में हो, या बैंक के रिकॉर्ड में हो, या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के रिकॉर्ड में हो, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिकॉर्ड में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिकॉर्ड में हो, उन सब जगह से जो जानकारी है अभी हमारा पुलिस ऑफिसर हाथ जोड़ के मांगता है, वो जो पदों पर बैठे हुए हैं वो अपना प्रेरोगेटिव समझते हैं,
उनको मालूम होना चाहिए कि जो पुलिस अधिकारी मांग रहा है उसके पीछे कानून की शक्ति है 91 सीआरपीसी की, और इसका वायलेशन 188 के तहत संज्ञेय व दंडनीय अपराध है। हम उसी सर्टेनिटी के साथ जो साक्ष्य नहीं देगा उसको प्रोसिक्यूट करेंगे, और हम उसको यहां तक ही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि 93 और 94 में कोर्ट से वारंट लेके हम उसके प्रेमिसेस की दर्ज करेंगे। और हनुमान जैसा, जैसे हनुमान को जब संजीवनी समझ में नहीं आई तो पूरा हिमालय उठा के ले गए, जब हमें समझ में नहीं आएगा तो हम उनके पूरे सही सामान को, उनके रिकॉर्ड को, उनके कंप्यूटर को सब वहां से उठा के लेके जाएंगे, और 1 महीने तक हमारी टेक्निकल टीम उस पर काम करेगी और उससे सब वोट निकाल के लाएगी संजीवनी, जिसके वो जेल में जाएंगे। तो अपराधियों का संरक्षण करने की जो लोगों ने जो है ना कर लिया है, जो इतने जो साठगांठ कर ली है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपराधियों से जो है ना इतना हैवी तौर पे जो है ना साठगांठ हो गई है, इस साठगांठ को कहीं ना कहीं तो हमें तोड़ना पड़ेगा। फिर जो है बड़ा एक कॉन्शियस डिसीजन है कि सीसीटीवी और इनसे ढेर सारे जो है ना सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के तहत कंडक्ट प्रायर टू एंड आफ्टर वो चीजें निकल के आ सकेंगी, और टेक्नोलॉजी इन कंजक्शन में काम करेगी, 21 टेक्नोलॉजी आपस में इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में काम करेगी। तो हम जो है ना उन सब जो है ना साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएंगे कि वो घर से कब निकला, उसके साथ में कौन था, वो किस वाहन से गया, उसने क्या कपड़े पहने थे, उसके भाव भंगिमा क्या थी, उसके पास हथियार था कि नहीं था। ये भी आकलन लगाने के लिए हम इस आज की तारीख में सक्षम है। फिर भी हम न्यायालय में जाके टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी प्रूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें धन बांटना है, तो हम जो है ढेर सारे एक्सपर्ट पैदा करेंगे, और हम जो टेक्नोलॉजी की फीड है हम उनको देंगे, और उनसे एडिशनल सर्टिफिकेट पैदा करेंगे जो सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल होगा। तो हम एक ऐसा तंत्र जो है ना पैदा कर देंगे जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी है, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी है, सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी है, उसमें जो है ना रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स है, एफएसएल की रिपोर्ट जो है ना 7 दिन में हर केस में आना संभव होगी, और हम लगभग 100% केसेस में अपराधियों को सजा दिला पाएंगे, और माननीय न्यायालयों को न्याय कबूल करने के लिए भी जगह नहीं छोड़ेंगे। हम आगे चल के जो हमारा क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है स्लोगन है कि संभवतः आगे चल के न्याय आपको बिना न्यायालय में जाए न्याय मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्ट ट्रायल सिस्टम को डिजाइन किया जा रहा है जो इस ध्येय को पूरा करेगा। आगे चल के क्राइम फ्री भारत का यह ध्येय भी है कि जो 3 करोड़ अपराधों की पेंडेंसी है उन्हें 1 साल के अंदर कैसे डिजोल्व किया जाए। इस मामले में मैं माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का सपोर्ट चाहूंगा, ब्लेसिंग चाहूंगा कि इससे जो है एक तुरंत न्याय से, कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, हम संभवतः जो है ना वो प्राप्त कर पाएंगे। हम जो है ना माननीय न्यायालय को तुरंत जो है न्याय देने में मदद कर पाएंगे। क्राइम फ्री भारत जो है आगे चल के ये भी कह रहा है कि जिस तरीके से हम संज्ञेय अपराधों में पुलिस की मदद कर रहे हैं, वो भी सर्टेनिटी के साथ आगे चल के हम लीगल वॉलंटियर्स की मदद करेंगे असंज्ञेय अपराध में उसी डिटर्मिनेशन के साथ। और सेक्शन 200 से 204 में जो असंज्ञेय अपराधों में प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज होती है वो अब सिस्टम के थ्रू दर्ज होगी, और उन केसेस में भी सर्टेनिटी के साथ जो है न केवल संज्ञान लिया जाएगा बल्कि उनमें सजा भी दिलाई जाएगी। तो जो अंग्रेजों ने एक आर्टिफिशियल कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का वो पैदा किया है, वो कहीं ना कहीं जो है वो उसको हम चेक कर पाएंगे और हम उसको रोक पाएंगे और हम जनता को राहत दे पाएंगे। क्योंकि इतना ज्यादा इनपुट हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम सर्टेनिटी के साथ प्रिवेंशन भी कर पाएंगे, और जब हमें सब कुछ मालूम है तो अपराधी को अपराधी ही क्यों रहने दिया जाए। तो हम जो है सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन करेंगे, और इस प्रकार जब अपराधी ही नहीं बचेंगे, अपराधी कम बचेंगे, तो जो है अपराध करने वाला कोई नहीं होगा। हमारा जो है ना नारा ताले लगाने का नहीं है, हमारा कहने का मतलब है हम ताले खुले होंगे, दरवाजा खुले होंगे, लेकिन चोर की हिम्मत नहीं है कि चोरी कर जाए, अपराधी की हिम्मत नहीं है कि अपराध कर जाए, रेप करने वाले की हिम्मत नहीं है कि रेप कर जाए, किसी की छेड़खानी कर ले, ये हिम्मत नहीं होगी। ये संभव है। हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हमें आप लोगों का वो चाहिए, और यदि जो है हमारा प्रजातंत्र अपने स्वार्थों में घिरा हुआ है तो उसे जगाने का समय आ गया है। मैं आपका आह्वान करता हूं
क्राइम फ्री भारत के लिए सपोर्ट ग्रुप बनाइए। जो जिस विधा का है उस विधा में एक सपोर्ट ग्रुप बनाइए। आप हमसे बात करिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9425606040। हम पूरा जो है ना शुरू से लेके अंत तक एक हर विधा की, हर ग्रुप की, एक नेशनल कन्वीनर से लेके स्टेट कन्वीनर, जिला कन्वीनर, ब्लॉक कन्वीनर और ग्राम तक पहुंचेंगे। हम इसमें 50 करोड़ से अधिक लोगों को खड़ा कर देंगे। जब 50,000 और 50 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों की आवाज और थालियों की गूंज गुजरेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि राजतंत्र, प्रजातंत्र उसे नजरअंदाज करने की जरूरत कभी नहीं करेगा। आओ हम सब मिलकर अपने देश को अपराध मुक्त बनाएं। मित्रों, यह संभव है, आज की टेक्नोलॉजी से संभव है और इसमें काफी कुछ प्रगति हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम उन सब पार्टनर्स को, जो हमारी 54 यूनिवर्सिटी हमारी पार्टनर हैं, कहीं कहीं उनमें एनर्जी की कमी मैं महसूस कर रहा हूं आजकल, बट वो मैं उनसे पुनः आह्वान करता हूं कि पूरी एनर्जी के साथ आप आइए। हम अपने देश को अपराध मुक्त बनाएंगे। हम इस देश को जो ना केवल अपराध मुक्त नहीं बनाने की बात कर रहे हैं, बल्कि हम 11 अन्य भारत की बात कर रहे हैं। हमारे देश में वैभव की नदियां बहेंगी। जो पर कैपिटा इनकम है तो कम से कम 3 गुना बढ़ेगी, ज्यादा भी बढ़ सकती है। हमारी जीडीपी 5 गुना बढ़ेगी और अभी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से हम 15 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचेंगे। हमारे देश में दूध की नदियां बहेंगी और हमारा जो है ध्यान दूध से ज्यादा गाय के गोबर पर रहेगा, क्योंकि मैथोलॉजिकल उसके हिसाब से लक्ष्मी जी गाय के गोबर में विराजित हैं। इस रहस्य को यदि हम जितने अच्छे ढंग से यूज करेंगे तो उतना वैभव, उतना धन भाव जो है इसमें बढ़ेगा। सो वी आर क्रिएटिंग जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत। वी आर क्रिएटिंग ऑर्गेनिक, ग्रीन, हर्बल, मेडिसिन फ्री, न्यूट्रिशन रिच, हेल्दी भारत। तो हमारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं ये भारतीय जनता के लिए नहीं होंगे, क्योंकि हमारी भारत की जनता तो स्वस्थ रहेगी। तो हम जो है ना मेडिको टूरिज्म के माध्यम से आसपास के देशों को भी जो है ना ये स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हम स्वस्थ रहेंगे। इसमें हनी रिच जो है भारत की भी जरूरत है। हनी एक बहुत अच्छा सा वो है। अब ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे अच्छे फल होते हैं, हम उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। भाई, हमारे अच्छे फल जो हमने उगाए हैं, सिर्फ हमारे पास धन कम है इसलिए जो है ना हमारी जनता उसे नहीं खाएगी। तो हम इतनी बड़ी संख्या में पैदा करें कि जो एक्सपोर्ट नीड है उसको भी पूरा करेंगे और इतना ज्यादा होगा कि हर व्यक्ति को, इवन गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के फ्रूट्स खाने को मिलेंगे। उसको पर्याप्त मात्रा में जो है शहद मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में दूध मिलेगा। बच्चों को वो भी जो है गाय का अल्फा 2 वैरायटी का जो है ना मिल्क, जो कि अमृत तुल्य होता है, और उसमें भी जो है मंत्रों का, हवन का वो रहेगा, और उनको जो सामग्री दी जाएगी उसमें वो सामग्री दी जाएगी जिससे गाय का दूध जो है वो औषधि तुल्य हो जाएगा। आज हमारी गाय जो है ना घूरों पे मिल रही है, उसके दूध जो है और वो जो खा रहे हैं उसका दूध भी जहर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यदि हम वो क्या खा रहे हैं उसको कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो दूध है वो और भी जो है ना अमृत तुल्य हो जाएगा। शहद, अलग अलग जो है फलों फूलों से निकाले गए शहद का अलग अलग जो ना गुण है, उस औषधि का हम कभी यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। बाजार में जो है इतना गिरावट आ गई है कि शहद के नाम पे चाशनी मिलती है, तो ऐसे चाशनी बेचने वालों को जो है ना जेल में करना है और पर्याप्त मात्रा में इतनी शहद पैदा करना है कि हर व्यक्ति को औषधि के हिसाब से जितनी शहद, न्यूट्रिशन के हिसाब से जितनी शहद मिलना चाहिए वो उसको मिले। ये तो हम केवल उसमें काम नहीं करेंगे, जितने भी मशीन और यंत्र हैं उनको राउंड द क्लॉक यूज करेंगे। वी विल डिजाइन और वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग equipment, machinery and tool, so we will make the life very easy. So we are creating innovative and creative Bharat. We are even in the process of underground rich Bharat. हमें इन सब दिशाओं में एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी हमारा ये भारत जो है
वो जो है ना विश्व जो है ना शक्ति बनेगा। और वो विश्व शक्ति भी हम नेगेटिव बारे में नहीं कह रहे हैं, ये विश्व कल्याण, विश्व शांति का केंद्र बनेगा। ये नए युग का भारत होगा। ये इस बात को हमको समझना होगा कि हम जब भी जो है ना खुशहाली से रह सकते हैं जब हमारे पड़ोस में भी खुशहाली हो। यदि वहां पर भुखमरी मची हुई है, मारकाट मची हुई है, तो उसके नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे ऊपर आएंगे। तो हम एक ऐसे भारत का ही निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा विश्व का निर्माण करेंगे जहां पर शांति स्थापित हो, जहां पर मनुष्य जो है एक दूसरे का गला ना काटे, बल्कि और वो अनावश्यक मटेरियलिज्म के पीछे वे ना भागे, वो वैभवता के साथ यहाँ पे उपलब्ध जितनी भी चीजें हैं उनका पूरा जो है ना एंजॉय करें और स्वर्ग माफिक अपनी जिंदगी बिताएं। आओ हम ऐसे भारत का निर्माण करें। मैं चाहता हूं कि क्राइम फ्री भारत समर्थन ग्रुप हर जो है ना ग्रुप को बनाए और वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पीछे 50 करोड़ से अधिक लोगों को जो है खड़ा किया जाए और फिर जो है राजतंत्र को थालियों की गूंज सुनाई जाए, जिसमें हमारी एकता, सॉलिडरिटी और हमारे जो है क्राइम फ्री भारत और एज ए बतौर हक मिलने की जो है गूंज हर व्यक्ति को सुनाई देना चाहिए। इसी भावनाओं के साथ मैं आपका आह्वान करता हूं, आओ हम मिलकर अपराध मुक्त भारत बनाएं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन हमको कायर कहेगी, हमारे ऊपर थू करेगी, हमारे डरपोक चरित्र को जो है ना हास्यास्पद जो है ना निरूपित किया जाएगा। मित्रों, आइए हम सब मिलकर अपराध मुक्त भारत का निर्माण करें और इसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका खोजे और अपनी भूमिका अदा करे। यदि ऐसा होता है तो इस देश को अपराध मुक्त बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये प्रश्न हमेशा लोग बाग उठाते हैं, अरे साहब ये सिस्टम जो है ना राजनेताओं को कैसे ग्राह्य हो सकता है? तो भैया राजनेताओं को जो है ना हर बुरी चीज ही क्यों ग्राह्य होती है, अच्छी चीज क्यों ग्राह्य नहीं होती? उन्हें 43% जो है पार्लियामेंट्रियन दे आर क्रिमिनल्स, इसकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी लगी हुई थी रादर। वो राजनेताओं को ग्राह्य है। एक चपरासी को जो है सचरित होने की जरूरत है, लेकिन नेता जो है ना वो मर्डरर और रेपिस्ट हो सकते हैं। राजनेताओं को अपनी ग्राह्यता बदलना होगी। ये मेरा राजनेताओं से भी आह्वान है। इस समय आ गया है कि अपनी मानसिकता बदलें, अपनी सोच बदलें, राष्ट्र के फैसले लें, राष्ट्र के तहत काम करें। यदि ऐसा नहीं होगा तो जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। जय हिंद, जय भारत।